नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह और मुद्दे की बात में आज हम बात करेंगे उस संकट की जो आधिकारिक तौर पर दिख नहीं रहा है लेकिन असर दुनिया भर में महसूस किया जा रहा है। जी हां, ईरान की जंग से भारत की बिगड़ती सेहत पर जो असर पड़ रहा है उसकी आज हम बात करने जा रहे हैं मुद्दे की बात में, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच के युद्ध करीब 25 दिन हो गए हैं और पीएम मोदी नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में जब अपना संबोधन उन्होंने दिया और इस युद्ध की परिस्थितियों को लेकर जो बयान दिया कल लोकसभा में और आज राज्यसभा में, उसमें उन्होंने कहा कि इस जंग की वजह से भारत पर दूरगामी विपरीत असर पड़ सकता है। होर्मुज जल डमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज आधिकारिक तौर पर तकनीकी रूप से पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है लेकिन व्यावहारिक रूप से ये लगभग बंद है। ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच तनाव के चलते युद्ध जैसी स्थिति के कारण बीमा कंपनियां कवर देने से मना कर रही हैं और इससे अधिकांश तेल टैंकर और मालवाहक जहाज वहां से गुजर नहीं रहे हैं। भारत जैसे देश जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इस रास्ते पर निर्भर है, वो हर पल हालात पर नजर बनाए हुए है। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खाड़ी देशों में फंसे 1 करोड़ भारतीय और समुद्र में हमारे क्रू मेंबर्स की सुरक्षा भारत की सबसे बड़ी चिंता है। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू हुए 3 हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है। इस जंग ने दुनिया में गंभीर ऊर्जा संकट उत्पन्न कर दिया है। भारत के लिए भी यह हालात चिंताजनक है। जंग ने देश के व्यापार मार्गों को भी प्रभावित किया है और इसके चलते पेट्रोल, डीजल, गैस और खाद की नियमित सप्लाई बाधित हुई है। और इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह संकट अलग प्रकार का है और इसके समाधान भी अलग प्रकार से तय किए जा रहे हैं। धैर्य, संयम और शांत मन से हर चुनौती का मुकाबला करना है और इस युद्ध को लेकर पल पल में हालात बदल रहे हैं, इसलिए उन्होंने देशवासियों से भी कहा कि हर चुनौती के लिए तैयार रहना ही होगा। इस युद्ध के दुष्प्रभाव लंबे समय तक रहने की आशंका है, लेकिन उन्होंने देशवासियों को भरोसा भी दिया कि सरकार सतर्क है, पूरी गंभीरता से रणनीति बना रही है। देश के पास क्रूड ऑयल के पर्याप्त स्टोरेज और निरंतर सप्लाई के इंतजाम हैं। सरकार का ये प्रयास है कि ईंधन के किसी एक ही स्रोत पर अधिक निर्भरता न रहे। सरकार घरेलू गैस की सप्लाई में एलपीजी के अलावा पीएनजी पर भी जोर दे रही है। वहीं संकट की इस घड़ी में देश की एक और तैयारी भी बहुत काम आ रही है। पिछले 10 साल में इथेनॉल के उत्पादन और ब्लेंडिंग बढ़ी है। आज हम पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं और इसे 4.5 करोड़ बैरल कम तेल आयात करना पड़ रहा है। रेलवे के बिजलीकरण से हर साल 180 करोड़ लीटर डीजल की बचत हो रही है। आज मेट्रो का नेटवर्क 1100 किलोमीटर हो गया है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर बहुत अधिक बल दिया गया है। केंद्र ने राज्यों को 15,000 इलेक्ट्रिक बसें दी हैं। वैकल्पिक ईंधन पर काम हो रहा है और इससे भारत का भविष्य और सुरक्षित होगा। भारत के पास कच्चे तेल के 53 लाख मीट्रिक टन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व है। अतिरिक्त 65 लाख मीट्रिक टन रिजर्व बनाने पर काम हो रहा है। तेल कंपनियों के पास अलग रिजर्व है। तो आज की चर्चा से ये साफ है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों और लोगों की सुरक्षा को लेकर सतर्क है, लेकिन चुनौती वैश्विक है। तो उम्मीद है कि भारत की कूटनीति इस संकट का समाधान निकालने में दुनिया का नेतृत्व करेगी और हम इसी पर आज मुद्दे की बात में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राज्यसभा में मिडिल ईस्ट संकट पर अपना वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध ने पूरी दुनिया को गंभीर ऊर्जा संकट में डाल दिया है और इसका असर भारत पर भी पड़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि गल्फ देशों से भारत क्रूड ऑयल, गैस और फर्टिलाइजर का आयात करता है और इस जंग की वजह से सप्लाई चेन बाधित हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये युद्ध जारी रहता है तो लंबे समय में इसके गंभीर दुष्परिणाम तय हैं। भारत का प्रयास है कि तेल हो, गैस हो, फर्टिलाइजर हो, ऐसे हर जरूरी सामान से जुड़े जहाज भारत तक सुरक्षित पहुंचे। लेकिन इस युद्ध से बनी वैश्विक परिस्थितियां अगर लंबे समय तक बनी रहती है तो गंभीर दुष्परिणाम तय है। इसलिए भारत ने अपनी रेजिलियंस बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास
बीते वर्षों में किए हैं उनको और गति दे रहा है। पीएम मोदी ने बताया कि भारत सरकार खाड़ी के सभी देशों के साथ लगातार संपर्क में है और डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए प्रयास कर रही है। हालांकि उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पर हमले को गलत बताया और कहा कि इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। युद्ध की शुरुआत के बाद से मैंने पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 राउंड फोन पर बात की है। हम गल्फ के सभी देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं। हम ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में हैं। हमारा लक्ष्य डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से क्षेत्र में शांति की बहाली का है। हमने डी एस्केलेशन और हॉर्मुज स्ट्रेट खोले जाने पर भी उनसे बात की है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में जुटा है और आज 41 देशों से एनर्जी इंपोर्ट किया जा रहा है। इसके अलावा देश में भी तेल और गैस का उत्पादन बढ़ा है, साथ ही पर्याप्त मात्रा में रिजर्व भी मौजूद हैं। भारत ने संकट के ऐसे ही समय के लिए कच्चे तेल के भंडारण को भी प्राथमिकता दी है। हमारी तेल कंपनियां संकट के समय के लिए काफी मात्रा में पेट्रोल और डीजल का भंडार रखती हैं। बीते 11 वर्षों में 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी डेवलप किया गया है और 65 लाख मीट्रिक टन से अधिक के रिजर्व की व्यवस्था पर देश काम कर रहा है। साथ ही बीते दशक में भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी भी अच्छी खासी बढ़ाई गई है। मैं आपके माध्यम से सदन को और देश को ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत के पास क्रूड ऑयल के पर्याप्त स्टोरेज के और निरंतर सप्लाई की व्यवस्थाएं हैं। ऐसे मुश्किल हालात में पीएम मोदी ने राज्यसभा को बताया कि देश के इकोनॉमिक फंडामेंटल मजबूत हैं और हालात पर नजर बनाए रखने के लिए सरकार ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप भी बनाया है। साथ ही अलग अलग सेक्टर की चुनौतियों से निपटने के लिए एम्पावर्ड ग्रुप्स भी गठित किए गए हैं। उन्होंने संकट के समय में कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए राज्य सरकार से कदम उठाने की अपील भी की। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि देश की जनता का हित सर्वोपरि है। सरकार सतर्कता के साथ चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी गंभीरता से रणनीति बना रही है और जरूरी निर्णय भी ले रही है। तो आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ईरान जंग का असर भारत के विकास दर पर भी पड़ सकता है, इकोनॉमी पर भी पड़ सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। और इसके साथ ही कि क्या जंग को लेकर सरकार के खिलाफ जो बयान दिए जा रहे हैं कि जो हमारी जो विदेश नीति है वो कमज़ोर है, वो आरोप सही है। और ये भी कि ईरान के जंग के बावजूद तेल और गैस की सुचारू आपूर्ति सरकार की कामयाबी है, क्योंकि प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि हमारी कूटनीतिक ये सफलता ही है कि ऐसी परिस्थिति में भी हमारे पास भंडार है और लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे जहाज कच्चा तेल या गैस लेकर आ रहे हैं। आज हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल भी है। तापस पॉल साहब हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है सर आपका। वरुण मिश्रा जी, नेता कांग्रेस, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और गौरव वत्स जी हैं, फॉरेन एक्सपर्ट, हमारे साथ इस चर्चा में। और डॉक्टर अभिषेक अहलावत जी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में हैं और वर्तमान परिस्थिति के बारे में बताएंगे कि हम कितना तैयार हैं और प्रधानमंत्री का जो दावा है उसमें कितना दम है। चर्चा की शुरुआत अभिषेक जी हम आपसे आज करना चाहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
कल लोकसभा में और राज्यसभा में आज उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, सरकार का पक्ष रखा, क्या है स्थिति देश की और हमारी सरकार की इस कंडीशन में उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही है। तो आज इसीलिए चर्चा की शुरुआत आपसे कि हम तैयार कितने हैं। पीएम का जो स्टेटमेंट आया कल लोकसभा में था और आज राज्यसभा में था और उन्होंने कहा कि अगर युद्ध लंबा चल सकता है तो स्थिति गंभीर हो सकती है, इसके लिए तैयार रहना चाहिए। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सबसे बातचीत कर रहे हैं, विदेश नीति की वजह से ही क्रूड ऑयल और बाकी के जो ज़रूरी सामान है वो इस तरफ आ रहे हैं। तो पीएम के बयान के बाद क्या लगता है कि हम इकोनॉमिकली कितना तैयार हैं इस सिचुएशन से निपटने के लिए? सर्वप्रथम आनंद जी, आपको और पैनल में मौजूद मेरे सारे बड़े भाइयों को मेरा प्रणाम, आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, प्रधानमंत्री जी के जो स्टेटमेंट है उससे हमें दो चीजें समझने की जरूरत है कि भारत के ऊपर इम्पैक्ट कब पड़ेगा ये और कितना पड़ेगा। दो सवाल आते हैं। देखिए, अभी तक तो किसी भी पेट्रोल पंप पे आपने नहीं देखा होगा ऐसा लिखा हुआ कि पेट्रोल उपलब्ध नहीं है, या किसी की बुकिंग ऐसा नहीं है कि बुकिंग आपने करी हो तो आपका सिलेंडर आपको ना मिला हो। हाँ, कुछ लोगों की जरूरतें ज्यादा होती हैं तो हो सकता है कालाबाजारी भी कहीं ना कहीं देश के हिस्सों में पकड़ी गई है और उसके ऊपर गवर्नमेंट ने एक्शन भी लिया है। इसे एसेंशियल्स कमोडिटी एक्ट को उन्होंने इन्वोक कर दिया है सिलेंडर्स को लेके। तो सरकार की तरफ से अपनी कोशिश हो रही है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि किसी भी तरीके की अफवाहें, इस समय अफवाहों का बाजार भारत में बहुत गर्म है। अलग अलग लोगों से ये सूचना मिल रही है कि गैस नहीं मिल रही है, गैस इकट्ठी कर लीजिए। कोई ये कह रहा है कि दवाइयां मिलनी बंद हो जाएंगी, दवाइयां इकट्ठी कर लीजिए। यहां तक कि मैंने सुना है कि राशन की दुकानों पे भी कुछ लोग इस तरह की बातें लेके पहुंचे हैं कि उन्हें ऐसी अफवाह पहंची उन तक कि हमें हो सकता है कि ऐसा ना हो कि लेकिन हमें सर, एक सवाल इसलिए हमने आपसे किया पहले दौर में, ये सवाल हमने आपसे इसलिए किया कि हम लोग चर्चा तो जरूर करते हैं, अपना पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बात रखता है, सत्ता के समर्थक हैं और सत्ता के जो विरोधी हैं वो लोग अपना अपना तर्क देते हैं, अपनी बात रखते हैं। लेकिन अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं जब हम $5 ट्रिलियन के अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, तो वैसी परिस्थिति में जब प्रधानमंत्री का वक्तव्य आता है तो उसमें एक चिंता की लकीर दिखाई देती है। इसलिए ये सवाल हम कर रहे हैं कि ये सभी रेटिंग एजेंसीज जो है सर जो रेटिंग एजेंसीज हैं उन लोगों ने भी ये चिंता जाहिर की है कि अगर ये जंग लंबी चली तो युद्ध लंबा चला तो भारत के विकास दर पर इसका असर पड़ेगा, 4% तक इसका असर पड़ सकता है। ICRA ने कहा कि कच्चा तेल $100 के ऊपर अगर बना रहा तो भारत के चालू खाते का घाटा 0.3 से बढ़कर 2.2% तक जा सकता है। मूडीज भी कह रहा है कि GDP विकास दर में 4% तक की गिरावट आ सकती है। फिच रेटिंग्स का अनुमान है क्रेडिट जोखिम के खतरे को लेकर। S&P का कहना है कि निर्माण के क्षेत्र में मार्च में 4.5 साल की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है। इसलिए ये सवाल और ये चिंता है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है और ये चिंता भी बिल्कुल जायज है। ये एक अभूतपूर्व इवेंट हुआ है। ये जो हरमोज पे जो हमला शुरू हुआ, एक फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हुआ करती थी। हर किसी का ये भरोसा था कि इन चीजों को रोका नहीं जाएगा, जो कि ध्वस्त हो चुका है। अमेरिका और इजराइल के ऐसे विचार थे कि ईरान के ऊपर हम उसकी सीनियर लीडरशिप को खत्म करेंगे और युद्ध 2-4 दिन हफ्ते भर में खत्म हो जाएगा। पर जिस तरह की रेजिलियंस ईरान के नेतृत्व ने दिखाई है, जो सेकेंडरी चेन ऑफ कमांड थी, सेकेंडरी, थर्ड, फोर्थ जो उनकी चेन ऑफ कमांड थी, उन्होंने जिस तरीके से इस युद्ध को प्रोलॉन्ग किया और जो उनका रिएक्शन रहा, जिस तरीके से उन्होंने अबू धाबी, UAE, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, उन्होंने अपने आस पड़ोस का कोई भी मुल्क नहीं छोड़ा। किसी के भी उन्होंने साफ मैसेज भेज दिया कि अगर हम डूबेंगे तो सबको लेके डूबेंगे। अभी हमें एक बात समझने की बहुत आवश्यकता है आनंद जी, किस लिए हमें नहीं घबराना है, क्योंकि हमने अपनी आवश्यकता को बहुत हद तक ऑफसेट कर दिया है। इस समय आपको जानकर हो सकता है हमारे साथियों को हैरानी हो, भारत अपने अपने एक्सपोर्टर है क्रूड ऑयल का और एनर्जी का। क्रूड ऑयल खरीदता है, एनर्जी में उसको अलग अलग पेट्रोल डीजल में उनको रिफाइन करता है और हमारी रिफाइनरीज जो हैं वो अलग अलग देशों का पेट भर रही हैं। तो हमारे देश में लगभग 74 डेज का स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी है। और उससे अलग आपकी जानकारी, आपके दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सऊदी अरेबिया का
4 मिलियन मैट्रिक टन का रिजर्व भी उड़ीसा में है। तो हमारे पास रिजर्व की कमी नहीं है, परंतु हाँ, ये एक अभूतपूर्व इवेंट हुआ है और इससे ग्लोबल स्लो डाउन की उम्मीद है। देखिए, हम जो एक्सपोर्ट्स करते हैं, जो चीजें हमारे यहाँ से जाती है खाड़ी देशों में जी, हम उनसे तेल जरूर खरीदते हैं, पर ईरान सबसे बड़ा बायर है भारतीय चावल का। हमारे फार्मा सबसे ज्यादा मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में जा रहा है। हमारी दवाई, उनका अनाज भारत के साथ बहुत क्लोजली रिलेटेड है। अगर हॉर्मोज स्ट्रीट से तेल नहीं आएगा तो भारत के अनाज के, राइस के जहाज कैसे जाएंगे मिडिल ईस्ट में? तो भारत को तो देर सवेर में रास्ता खोलना ही पड़ेगा। अमेरिका को ये समझ में आ गया है कि बहुत ही महंगा उन्होंने एक बीड़ा उठा लिया है। ये इजराइल के कारण उन्होंने मिस एडवेंचर जरूर इस पर कर हम दिया लोगों है, ने चर्चा भी की थी कि क्या अमेरिका इस युद्ध में आकर फंस गया है और वो बाहर निकलने के लिए सेफ पैसेज ढूंढ रहा है। वो आज की परिस्थिति को देखकर ये लग रहा है। इस पर आगे और हम आपके साथ चर्चा करेंगे। गौरव वत्स जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉरेन एक्सपर्ट। सर, फॉरेन पॉलिसी को लेकर लगातार अपोजिशन हमारे देश का ये आलोचना कर रहा है कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, इसलिए हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई है। पीएम का जो बयान है वो बेतुका है। हिंदुस्तान के इंटरेस्ट में प्रधानमंत्री काम नहीं कर रहे हैं। अमेरिका, इजराइल जो कहती है वही पीएम करते हैं, और विदेश नीति के साथ इस सिचुएशन का सामना हम कब तक कर पाएंगे, ये सवाल हमारी फॉरेन पॉलिसी पर उठ रहा है। जरा आप बताइए कि हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारी कूटनीति इस सिचुएशन में आप उसको किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं? नमस्कार। देखिए, जैसा कि आपने बोला कि प्रधानमंत्री हमारे सही काम नहीं कर रहे या हमारी जो नीतियां हैं, फॉरेन नीतियां, वो सही नहीं है, तो सबसे पहले मैं बता दूं, इस युद्ध के अंदर जितनी भी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं उसमें इंडिया का क्या रोल है? इंडिया तो कहीं ना युद्ध कर रहा है, ना अपने पे किसी भी तरीके से इंडिया की इन्वॉल्वमेंट वहां पे नहीं है। बट अगर हम अपनी नीतियों की बात करें, क्योंकि मैं बिल्कुल एज एन एक्सपर्ट बात करूंगा, मैं ना बीजेपी से लिंक हूँ, ना कांग्रेस से लिंक हूँ, किसी भी पार्टी से लिंक नहीं हूँ, तो मैं लॉजिकली बात करूंगा। तो जब हम इंडिया को एज एन इंडिविजुअल कंट्री देखेंगे तो इसमें प्रधानमंत्री का कोई रोल नहीं है लड़ाई करने में या करवाने में। ठीक है, वो कोई नहीं है, चाहे यूएस कर रहा है, चाहे ईरान के ऊपर हमला हो रहा है या इजराइल इसमें इन्वॉल्व है, हम सबसे अलग है। और हमने अपनी नीति, हमने एक फ्रेंडली देश की तरीके से रख रखी है, और ये उन देशों को सोचना है कि अगर कहीं पर भी लड़ाई बेसिकली लॉन्ग टर्म के ऊपर अगर इन्वॉल्व होती है तो उस केस में बेसिकली उन लोगों के ऊपर कैसे वो चीजें असर करेंगी। तो जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि अगर इंडिया के यहाँ से चावल, हमारे को इंडिया को तेल नहीं मिलेगा तो हम चावल नहीं बेच पाएंगे। तो इसी तरीके से इंडिया एक्सपोर्टर बहुत सारी चीजों का यूएस को भी है। तो नाउ दीज पीपल, चाहे वो ईरान हो, इजराइल हो, यूएस हो, इन लोगों को सोचना है कि इन लोगों को सर्वाइवल, अगर विद इन इंडिया हम बात करें, हमारे को ये देखिए आप, हमारे पास आज की डेट में भी किसी भी तरीके की कमी नहीं हुई। लड़ाई को चलते हुए तो बहुत टाइम हो गया, आज भी पेट्रोल उतने ही रेटों पे बिक रहा है, आज भी पेट्रोल की ऐसा नहीं है, आज भी ऐसा तो जरूरत नहीं पड़ी कि हमारी सड़कों पे सरकार कोई ऐसी नीति ले आई हो कि अब वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा। तो लेट अस नॉट एनालाइज या अज्यूम दैट सिचुएशन फ्रॉम आवरसेल्फ। राइट नाउ सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। तो अगर कल को खराब होती है तो उसमें प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे कभी भी कि उनके देश के अंदर खराब हो। अगर कल को कांग्रेस के प्रधानमंत्री होते क्या वो चाहते? तो पॉलिटिक्स इस टाइम में खेलना बिल्कुल गलत होगा मेरे हिसाब से। जी बिल्कुल, यही सवाल है और इसीलिए हम इसको लेकर आज चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि एक चिंता है। प्रधानमंत्री जब ये कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है सबको तैयार रहने की भी जरूरत है। विपक्ष की तरफ हाथ भी बढ़ा रहे हैं। वरुण मिश्रा जी, कांग्रेस के नेता, भी हमारे साथ हैं। वरुण जी, राहुल गांधी कहते हैं कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड है तो फॉरेन पॉलिसी भी कॉम्प्रोमाइज्ड है। राहुल गांधी को क्यों लगता है कि प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट जो है वो बेतुका है, इसका कोई मतलब नहीं है? देखिए, राहुल जी की चिंता के जो कारण है वो नेता विपक्ष है, और नेता विपक्ष के नाते ये जिम्मेदारी भी है देश के लीडर ऑफ अपोजिशन की
वो सही बात को देश के सामने रखें, क्योंकि सरकार तो बताती नहीं है सही बात क्या है। आज प्रधानमंत्री जी जिस तरह से एक बना बनाया भाषण लेकर संसद के अंदर आते हैं और इस तरह की बातें करते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, भारत अपने पैरों पर खड़ा है। सच ये है कि 3-4 दिन के युद्ध के, मिडिल ईस्ट के अशांति में पूरे देश में हमको एक्सपोज हुए हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक्सपोज हुई है। विदेश नीति में सबसे पहले हम लोगों को, क्योंकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा, तो ये पहले पढ़ाया जाता है कि हम सामरिक रूप से आत्मनिर्भर बने और खाद्यान्न से आत्मनिर्भर बने, और भंडारण हमारा ऐसा होना चाहिए कि अगर हमें एक वर्ष भी किसी दूसरे देश से युद्ध करना पड़े तो उस पर हमको कोई प्रभाव ना पड़े। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ और पूरा देश देख रहा है कि मात्र 4-5 दिन की अशांति में भारत में क्या स्थिति बन गई। तो सबसे पहले तो, और जैसा अभी हमारे भाई साहब ने कहा, गौरव जी ने, कि प्रधानमंत्री का तो कोई रोल ही नहीं है और उनसे कोई मतलब ही नहीं। बिल्कुल मतलब है। जब मिडिल ईस्ट में अशांति मची है तो हम अपने आप को ये कहकर तटस्थ नहीं हो सकते कि हमारा कोई रोल नहीं जी, हमसे कोई लेना देना नहीं। प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले नैतिकता के आधार पर, जो ईरान का जहाज हमारे यहाँ युद्धाभ्यास के लिए आया हुआ था, जिसको रास्ते में यूएस ने डिस्ट्रॉय कर दिया, प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकले, सरकार के मुंह से एक शब्द नहीं निकले। सरकार को कम से कम उस जहाज पर हमला करने की निंदा तो करनी चाहिए थी। जो हमारे साथ युद्धाभ्यास के लिए आया हुआ था, हमारे देश का मेहमान था, कोई हमसे मिलने हमारे घर आए और रास्ते में इसको कोई मार दे, तो क्या हमारी नैतिकता नहीं बनती कि हम उस पर अफसोस जाहिर करें? लेकिन मोदी जी के वरुण जी, एक शब्द उनके मुंह से पूरी सरकार के मुंह से एक शब्द नहीं निकले कि वो यूएस की निंदा कर ले। वरुण जी, ईरान को इससे कोई आपत्ति नहीं है। वरुण जी, क्यों हम अमेरिका के सामने घुटनों पर आ जाते हैं? क्यों हम उनके किसी भी बात का जवाब नहीं देते? आज पूरा देश ये बात जानना चाहता है और सरकार से ये जवाब चाहता है। हम नाजुक वक्त से गुजर रहे हैं, कौन नहीं जानता इसको? सब जानते हैं। पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है। कम से कम अमेरिका से पूछ तो लो भैया कि उसने ईरान के जहाज को हमारे यहाँ जो आया हुआ था उसको क्यों मार दिया? ठीक है वरुण जी, मेरा एक सवाल है, ले लीजिए, उसके बाद फिर अपना जवाब दीजिएगा। वरुण जी, अब आप कह रहे हैं कि ईरान के जहाज पर भारत ने अपनी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? ईरान को इससे कोई आपत्ति नहीं है। ईरान के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं, सब कुछ है, कहीं कोई आपत्ति नहीं आ रही है ईरान। लेकिन कांग्रेस को आपत्ति है हमारे देश में। कांग्रेस कहती है कि भारत की विदेश नीति की आलोचना भी कर रही है, प्रधानमंत्री के विदेश नीति को एक मिनट कॉम्प्रोमाइज बता रही है। सर्वदलीय बैठक कल होना है और इस बैठक में लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा नहीं शामिल होंगे क्योंकि वो केरल में चुनाव प्रचार में है। बैठक में भी वो नहीं आएंगे। कांग्रेस के पीएम के बयान को बेतुका भी बताएंगे। आप ईरान की बात भी कर रहे हैं, लेकिन आप अपने ही पार्टी के 2 सांसदों का, 2 बड़े नेताओं की बातों को नहीं सुन रहे हैं। मनीष तिवारी और शशि थरूर को आप नहीं सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम इजराइल से भी बात कर रहे हैं, हम ईरान से भी बात कर रहे हैं, हम अमेरिका से भी हमने की है, हम खाड़ी देशों के बड़े नेताओं से भी हमें बातचीत हुई है। और आपके 2 बड़े नेता मनीष तिवारी और शशि थरूर दोनों ये कह रहे हैं कि सरकार सही दिशा में काम कर रही है, विदेश नीति जो है वो बहुत सही है, भारत का स्टैंड किसी एक तरफ नहीं होना चाहिए, ये मल्टी अलाइन पॉलिसी होनी चाहिए और उसी पर भारत है। आप उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, वो भी आप ही की पार्टी के सांसद हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी की बात सुन रहे हैं ना। नहीं, आप अपनी पार्टी के इसीलिए ना एक मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं वरुण जी, मेरा सवाल इसलिए है कि एक परसेप्शन जो जा रहा है वो यही जा रहा है कि कांग्रेस कंफ्यूज्ड है। मध्यस्थता पाकिस्तान जैसा देश करे, दिन भर टीवी चैनल दिखाते हैं कि पाकिस्तान में खाने को नहीं है, और जब बात आती है तो मध्यस्थता पाकिस्तान करता है। मिडिल ईस्ट के इस युद्ध की ईरान की और आप ही के चैनल ने खबर दिखाई थी कि ईरान और उसके बीच, यूएस के बीच मध्यस्थता पाकिस्तान जैसे देश कर रहे हैं। पाकिस्तान जैसे देश कब से मध्यस्थता करने लगे भाई? अरे पाकिस्तान की बात आप करने लग रहे। अरे पाकिस्तान को छोड़िए ना, पाकिस्तान तो खुद अपने जूझ रहा है। हमारा सवाल नहीं, मेरा सवाल है ना सर, आपकी विदेश नीति, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विदेश नीति पूरी तरह से फेल है। ठीक है, विदेश नीति फेल है, लेकिन ठीक है वरुण जी,
वरुण जी, अभी अभी तापोश जी इसका जवाब देंगे, लेकिन अब इसी पे सवाल एक ये भी आ रहा है ना, उसका जवाब आप नहीं दे रहे। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, विदेश नीति कॉम्प्रोमाइज्ड है। आप कह रहे हैं कि विदेश नीति फेल है। सुनिए सुनिए 100%। वरुण जी, आप कह रहे हैं कि विदेश नीति फेल है। शशि थरूर और मनीष तिवारी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मल्टी अलाइन पॉलिसी होनी चाहिए। लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस कंफ्यूज्ड है। उसके बड़े नेता ये कह रहे हैं, उसी लोकसभा के सदस्य कुछ और बात कह रहे हैं। कांग्रेस कंफ्यूज नहीं है। तो ये शशि थरूर कांग्रेस तो क्या शशि थरूर और मनीष तिवारी कंफ्यूज्ड हैं? ये आप बता दीजिए। कांग्रेस कंफ्यूज नहीं है। नहीं, तो मनीष तिवारी और शशि थरूर कंफ्यूज्ड हैं, ये बता दीजिए। और कोई लोग नहीं कह रहे। नहीं, वरुण जी, प्रधानमंत्री होने के नाते विपक्ष का ये सवाल, वरुण जी, आपसे सवाल करना। वरुण जी, सवाल करेंगे। नहीं, और सवाल करने आप सवाल कीजिए, आपके सवाल पर कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि क्या मनीष तिवारी और शशि थरूर कंफ्यूज्ड हैं? हम तो ये कह रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। प्रधानमंत्री जी ये अब लीजिए, आप अपने नेताओं के बारे में नहीं बोलिएगा। आपकी पार्टी की कोई नीति है या नहीं, कोई स्टैंड है या नहीं, लोकसभा के 2 सदस्य वो क्या कह रहे हैं उस पर आप नहीं बोलिएगा। आपके लोकसभा के नेता कुछ और कह रहे हैं और आप ही के लोकसभा के 2 सदस्य कुछ और कह रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, उनकी बात, तो ये तो क्लियर होना चाहिए ना कि कांग्रेस का स्टैंड क्या है। बहरहाल तापोश पॉल जी, अब सवाल आप लोगों से भी है, और सवाल ये कि सर्वदलीय बैठक की बात भी हो रही है, प्रधानमंत्री का बयान भी आया। आपको लग रहा है, आप हाथ बढ़ा रहे हैं आज की परिस्थिति में कि विपक्ष को साथ लेकर हम चलें और विपक्ष के साथ मिलकर आज की जो परिस्थिति है उससे हम निकलें। राज्यसभा का स्टेटमेंट और लोकसभा का जो स्टेटमेंट है, कोविड का भी जिक्र किया गया। सभी राज्य सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया। जिस राज्य में जिसकी सरकार थी, सब ने मिलकर काम किया और उसका रिजल्ट भी देखने को मिला। आज पहली बार एक साथ मिलकर जो स्थिति है, जो सिचुएशन है, उससे बाहर निकलने के लिए विपक्ष की तरफ सरकार ने हाथ बढ़ाया है। सवाल है कि विपक्ष आपके साथ खड़ा होगा क्या? राहुल गांधी अभी भी कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इज कॉम्प्रोमाइज्ड एंड फॉरेन पॉलिसी इज ऑल्सो कॉम्प्रोमाइज्ड। देखिए, सबसे पहले तो नवरात्रि की आज 6ठे दिन की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज माँ कात्यायनी की पूजा होती है और माँ दुर्गा की सभी लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद मिले। सभी लोगों को शक्ति की उपासना, चैती नवरात्रि का समय है। देखिए, जो आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो भाषण है और राज्यसभा में उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि पहले जो भारत की निर्भरता थी वो 27 देशों पर निर्भर था। अब हम 41 देशों से आयात कर रहे हैं, उसको डाइवर्सिफाई किया गया। 53 लाख मीट्रिक टन एमटी स्ट्रैटेजिक रिजर्व है हमारे पास। ये कोई साधारण चीज नहीं था। आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस पे बात करनी शुरू की थी। उसके बाद जब यूपीए गवर्नमेंट बना, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। वापस जब मोदी जी बने प्रधानमंत्री तो उसके बाद इस पे काम शुरुआत किया गया और उसके बाद देखिए आज 53 लाख मीट्रिक टन का स्ट्रैटेजिक रिजर्व हमारे पास है। और ये देखिए, मिडिल ईस्ट को अगर आप देखिए तो हमेशा वहां पे कोई ना कोई लड़ाई चलती रही है। कभी मिडिल ईस्ट शांत नहीं रहा और उस लड़ाई के चलते हमेशा हमारे यहाँ जो क्रूड ऑयल है और जो पेट्रोल है उस पर कभी ना कभी उस पर मार पड़ती है और उसके कारण आम नागरिकों को भुगतना पड़ता है। लेकिन इस बार आप देखिए सारे जगहों पे, अगर आप थोड़ा सा एग्जांपल देखें तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन जगहों पे 4 दिन के लिए स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। 2 व्हीलर्स को 2 लीटर पेट्रोल मिल रहा है और 4 व्हीलर्स को 10 लीटर पेट्रोल मिल रहा है। अफरा तफरी मची हुई है पूरा, मतलब चुनौती इतनी बड़ी है और इतनी गंभीर बनी हुई। लेकिन उस गंभीर सिचुएशन में आप देखिए इंडिया में इस तरीके की कोई मारामारी नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने साफ ये कहा है कि हम जो पहले हमारी एलपीजी पे निर्भरता थी उसको हमने रिड्यूस किया, डेडिकेटेड कनेक्शन हमने पीएनजी पे दिया और आज देखिए कंटिन्यूअस सप्लाई हमारे पास है। और जो शिपिंग है, जो शिप से हमारी जो ट्रांसपोर्ट की जाती है उसमें शिप मेकिंग, शिप ब्रेकिंग और शिप मेंटेनेंस, ये तीनों जो है हमने अपने पास लिए हैं और उसके कारण हमारी निर्भरता दूसरों पे कम हुई है।
उन्होंने ये भी कहा है कि देखिए एलपीजी से भरे हुए जो कंटेनर है वो भारत के चौखट तक पहुंचे हैं और हमें कहीं से भी कोई ब्लॉकिंग नहीं है हमारे पास और हम कंटिन्यूअसली आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए आने वाले समय में उन्होंने एक चीज साफ तौर पे ये जताया है कि देखिए अगर ये लड़ाई चलती है तो हाँ क्राइसिस होने की भारी संभावना हो सकती है और उसके लिए हम पूरी तरीके से हम काम कर रहे हैं। इसीलिए फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी में ये भारत जो है ईरान के साथ, इजराइल के साथ और अमेरिका तीनों के साथ कंटिन्यूअसली बातें कर रहा है और ये बैलेंसिंग एक्ट के तहत संभव हुआ है। आपने ये भी देखा है कि साफ तौर पे नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि 3.75 लाख भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया गया है और कुछ लोग वहां पे हमले में घायल हुए हैं और ये जो 3.75 लाख भारतीय आए हैं उसमें से 1000+ पीपल आर फ्रॉम ईरान इटसेल्फ। तो वहां से भी लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, कुछ लोग घायल हुए हैं, उनको उन तक भारतीय दूतावास पहुंच रहे हैं, उनको जो जो सहायता देने की कोशिशें हैं वो हम कर रहे हैं। इकोनॉमी और इन्फ्लेशन में अगर हम बात करते हैं तो देखिए शॉर्ट टर्म में तो हमारे ऊपर अभी कोई असर नहीं आएगा, लेकिन अगर लड़ाई चलती है तो उससे दोबारा बात हाँ ठीक है, लेकिन करनी पड़ेगी और किस उसी तरीके से स्थिति से उससे निपटने बनती के लिए है, वो एक सरकार विषय आता है। सर्वदलीय बैठक बुलाई है विपक्ष से यहाँ बार बार ये बातचीत कहा के लिए। गया कि ईरान का विरोध क्यों नहीं किया गया, रशिया का विरोध क्यों नहीं किया गया, इजराइल का विरोध क्यों नहीं किया गया। तो देखिए मैं छोटे शब्दों में अंडरस्टैंडिंग के लिए बताता हूँ, हालांकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इस पर अगर डिटेल चर्चा करने लगे तो बहुत ढेर सारी चीजें हैं। देखिए यूक्रेन और रशिया की जब लड़ाई हुई तो भारत का जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से हमारे ऊपर चढ़ गया और कहा कि आप रशिया का विरोध क्यों नहीं करते, सार्वजनिक रूप से विरोध, जबकि रशिया से हम टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, रशिया से हम सुखोई ले रहे हैं, रशिया से हम S-400 ले रहे हैं, डिफेंस सिस्टम ले रहे हैं वहां से। यूक्रेन से हम क्या ले रहे हैं, कुछ भी नहीं। लेकिन जबरदस्ती विरोध में, भारत के हित के विरोध में जाके रशिया से विरोध करें, ऐसा विपक्ष मांग कर रहा है सरकार से, बहुत जबरदस्त विपक्ष है। अमेरिका से देखिए $45 मिलियन का सरप्लस हमारा जो है ट्रेड है और सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है अमेरिका। और ये कह रहे हैं कि अमेरिका के विरोध में आप जाके खड़े हो जाइए, मतलब भारत के ही सीधे सीधे विरोध में खड़े हो जाइए। गाजा वर्सेस अगर इजराइल की लड़ाई देखते हैं तो गाजा से हमें क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, लेकिन ये गाजा का झोला लेके घूमते हैं प्रियंका गांधी, किस लिए, सिर्फ वोट बैंक के लिए। इजराइल से हमें क्या मिलता है, साइबर सिक्योरिटी मिलती है, डिफेंस इंटेलिजेंसी मिलती है, हमें वो सारी मदद मिलती है जो कि लड़ाई में जरूरत पड़ती है सर्वेलेंस के नाम पे। और ऑपरेशन सिंदूर में देखे होंगे आप कि इजराइल से आए हुए जो टेक्नोलॉजीज है उस पर जो है कितने भारी तरीके से काम हुआ। लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि देश हितों को साइड में रख के, वोट बैंक को सामने रख के, जिस तरीके से इसीलिए तो विपक्ष कह रहा है ना सर, इसीलिए विपक्ष कह रहा है कि आपको आज देश हितों को साइड में रख, हाँ, इसीलिए विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री को अब जाकर विपक्ष की सुध आई है और सर्वदलीय बैठक की बात कर रहे हैं। और उन्होंने जो बयान दिया, मतलब पानी सर से ऊपर अब चला आया है, तब सरकार की नींद खुलती है, विपक्ष की मदद की जरूरत उन्हें पड़ती है। इसलिए हाथ सरकार विपक्ष की तरफ बढ़ा रहा है, क्योंकि सरकार की जो नीति है उसमें वो फंस गई है और बाहर निकलना है तो विपक्ष से मदद की जरूरत है। नहीं, इसमें विपक्ष क्या मदद करेगा भाई, आप ये बताइए। हमारी स्ट्रैटेजिक है, हम इसको आयात करते हैं और आपने देखा है कि जो प्रधानमंत्री जी का बयान है कि पूरी दुनिया में यूरिया 3000 का मिल रहा है, जबकि भारत में 300 का मिल रहा है, तो ये राहत नहीं है तो क्या है। और जिस तरीके से हमने काम किए हैं, आपने देखा इलेक्ट्रिफिकेशन किया है हमने, तो ट्रेनों की आवाजाही कहीं से नहीं रुक रही है, और जिसमें कि कितने ज्यादा डीजल खर्चे होते थे पहले, सिग्नल लाइन था विदाउट इलेक्ट्रिफिकेशन का था, और 20% एथेनॉल के ब्लेंडिंग के कारण भी हमारे जो है 4.5 करोड़ बैरल इंपोर्ट कम हुआ है। और ईवी को हमने पुश किया है, मेट्रो के एक्सपेंशन किया है। ये सारी चीजें हमें दिखाते हैं कि हमने किस तरीके से काम किया है। ये कोई छोटे मोटे मूव नहीं है, जो इतने प्रॉब्लम्स के कारण भी हम आराम से बैठे हुए हैं। ये तो मोदी जी की नीति का कमाल है ना। नहीं तो फिर क्यों विपक्ष सवाल क्यों उठा रहा है, विपक्ष को संदेह क्यों है, आशंका क्यों हो रहा है? मूड में हम चल रहे हैं और
आज आप एक चीज देखिए, फूड क्राइसिस हो रही है पूरे मिडिल ईस्ट में, वहाँ खाने की किल्लत हो रही है। और आज तापस जी। प्रधानमंत्री जी ने क्या बयान दिया कि आप देखिए फ्री में जिन लोगों को अनाज मिल रहा था, वो राज्य सरकार ये इंश्योर करे कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनको इस तरीके की कोई दिक्कतें ना आए, और ठीक है। वो फ्री में जो अनाज मिल रहा है उसको इंश्योर करे। तो ये बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, पूरी जब ये दुनिया सारी देख रही है कि स्थितियां हम किस हैं, तरीके जब से, ये सारी स्थितियां हैं, सरकार बता भी रही है, तापस move दा, on कर रहे हैं। सरकार बता भी रही है, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, उसके बावजूद क्यों संदेह हो रहा है विपक्ष को? नहीं, विपक्ष को अब देखिए, विपक्ष की जितनी बुद्धि होगी उसी के हिसाब से वो चलेगी। तो विपक्ष की अगर सोचने की क्षमता नहीं है, वो आगे की तरफ इन चीजों को नहीं समझ पा रही है, तो वो चिंता में ही रहेंगे। अब प्रधानमंत्री जी ने आज कल लोकसभा में और आज राज्यसभा में इन चीजों को क्लियर किया है। विपक्ष तो खुद तो चिंता में है ही है, दूसरों को भी जो है इस तरीके की चीजों में इन्वॉल्व करके और पूरे देश में एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। आपने देखा है कि पिछले 3 दिनों में जो बुकिंग था, वो पैनिक बुकिंग 80 लाख पर डे के हिसाब से हो रहा था, वो अब रिड्यूस होके 50 लाख पर डे के हिसाब से हो गया। मतलब लोगों को ये मालूम चल गया है कि कहीं कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। और जमाखोरों के अगेंस्ट में भी प्रधानमंत्री जी ने स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की बात कही है कि इस तरीके के सिचुएशन में ऐसा सिचुएशन क्रिएट करके कुछ लोग पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। राज्य सरकार को यहाँ पे जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग के अगेंस्ट में कार्रवाई करनी चाहिए और सजग रहना चाहिए। तो ना तो फर्टिलाइजर की कमी है जो कि किसानों के लिए भय दिखाया जा रहा था, और ना ही एलपीजी की कमी है, और ना ही हमारे पास पेट्रोल और डीजल की कमी। आपने देखा है कुछ दिनों पहले 50,000 लीटर हमने बांग्लादेश को दिया है डीजल। उनकी स्थिति इतनी ज्यादा खराब थी। तो हम अपने लिए तो व्यवस्था कर ही रहे हैं, हम अपने नेबरिंग कंट्रीज को भी इस तरीके से ठीक देख रहे है। हैं कि अब ये वरुण जी से हम जरा समझेंगे कि अब आपका ये तर्क है, सरकार का ये तर्क है, फिर भी ये संदेह क्यों है। लेकिन उससे पहले गौरव वत्स जी, अब सवाल एक ये है कि क्या ईरान की जंग के बावजूद तेल और गैस की सुचारू आपूर्ति सरकार की ये कामयाबी है? क्योंकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उनकी कूटनीतिक सफलता ही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारा सप्लाई लगातार जारी है। अभी भी 26 मार्च को 46,000 मीट्रिक टन बेंगलुरु पोर्ट पर और 27 मार्च को 45,000 टन कांडला पोर्ट पर कच्चा तेल और गैस पहुंच जाएगी। सर देखिए, मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहूंगा, बिकॉज ये डाटा थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल डाटा है और जो मेरे पास फिगर्स हैं वो काफी एग्जैक्ट फिगर्स हैं, और मैं आपको इस देश की आम जनता को बताना चाहूंगा कि हमारे को किसी भी प्रकार से आज की डेट में भारत सरकार को किसी भी तरीके से कमी नहीं है तेल की। जहां तक बात रही कटौती की, वो कोई भी, जैसे अगर हमारे बच्चे होते हैं, वो स्कूल में पढ़ते हैं, जब एग्जाम पास आता है तो हम बच्चे को कहते हैं पढ़ना है, अपना अच्छे से पढ़ो। तो अगर कटौती अगर हम अपनी तरफ से कर रहे हैं तो वो एक सेफ्टी मेजर, प्रिकॉशनरी मेजर लेके चल रहे हैं, और ये भारत सरकार बिल्कुल अपने सही ढंग से सही पेस पे चल रही है। तो मुझे ये नहीं पता कि इस चीज का हम र्यूमर्स फैला के क्या हम इस देश की जनता को डरा नहीं रहे? क्या विपक्ष को हमने, अगर सपोजिंगली अगर एक स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट की जुरिसडिक्शन है उसकी स्टेट, लेट गवर्नमेंट इज ऑलरेडी अवेयर ऑफ सच सिचुएशन। आप लोगों एक मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी सरकार है, सरकार एक मतलब हेड ऑफ द फैमिली है। जब किसी परिवार को कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे माँ बाप होते हैं उस चीज को हैंडल करने वाले। तो सरकार इज ऑलरेडी टेकिंग केयर ऑफ ऑल द थिंग्स, एंड we as an civilian, we as an opposition should support government 100% wholeheartedly without any, basically मैं तो ये कहूँगा ये टाइम होता है जहां पर आप अपने आप को यकीन दिला सकते हो, ऑपोजिशन यकीन दिला सकती है कि हम देश हित के अंदर एक यूनाइटेड होकर खड़े हुए हैं। क्या हम लोगों को इस समय यूनिटी दिखानी है, या इस समय इस वक्त हमारे को अपनी ही सरकार से क्वेश्चन पूछ के हम अपनी सरकार, हम आम आदमी तक पता क्या दर्शा रहे हैं? ऑपोजिशन जब अपने क्वेश्चन अगेंस्ट खड़ा करता है तो इस समय ये दर्शाता है कि हम ऐसी स्टीकनेस वाली पॉलिटिक्स नहीं छोड़ रहे। लेकिन वरुण जी ने जो बात कही सर, कांग्रेस के प्रवक्ता
ये सरकार के साथ अब कदम पे कदम मिला के चलिए, आम आदमी को भी उससे ऑपोजिशन की छवि अच्छी जाएगी। जी सर कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं चर्चा में, वरुण मिश्रा जी। उन्होंने अपने जवाब में ये कहा कि उन्होंने कहा कि ईरान से जहाज जा रहे थे और उस पर हमला हुआ, अमेरिका ने हमला किया, भारत की तरफ से कोई बयान नहीं आया, उसकी निंदा की जानी चाहिए थी। सवाल पहले भी कांग्रेस उठा रही थी कि खामेनेई की जब हत्या हुई तो काफ़ी समय के बाद फिर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई वहाँ पर उनके हत्या, उनके निधन को लेकर। तो ये उधर शशि थरूर और मनीष तिवारी कह रहे हैं कि भारत की जो विदेश नीति है वो बहुत अभी अच्छे ढंग से चल रही है, किसी एक का पक्ष नहीं लेना चाहिए, किसी एक का स्टैंड नहीं लेना चाहिए, किसी एक देश के साथ हमें खड़ा नहीं होना चाहिए, हमें मल्टी अलायन पॉलिसी अपनानी चाहिए और भारत वही अपना रहा है। तो ये विरोधाभास देखने को नहीं मिल रहा है क्या? Sir, can I leave for an urgent meeting, sir? If I'm done, sir. What, sir? हाँ, मेरा सवाल ये है, वरुण जी ने अभी, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हमारे साथ हैं, वो ये कह रहे थे कि हमारी चूक है ये कि ईरान से हमारा जहाज जा रहा था, ईरान का जहाज हमारे यहाँ से जा रहा था और उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उस पर अमेरिका ने हमला कर दिया, भारत की तरफ से कोई बयान नहीं आया, कोई निंदा नहीं की गई। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी की एक फेल्योर भी है। आपको लगता है क्या कि हमें बयान देना चाहिए? सर इस समय हमारे को चाहे बयान देना है या नहीं देना, इस समय मैं आपको बार बार कहूंगा, हमें सॉलिडेरिटी दिखाने का समय है, इस समय एकजुटता दिखाने का समय है, ना कि क्वेश्चन करने का अपनी सरकार को। अगर बयान सपोजिंगली ऑपोजिशन को मिलता भी है या एक सिविलियन को मिलता भी है, तो क्या ऑपोजिशन इस देश को लीड कर रहा है या एक सिविलियन लीड कर रहा है? इस वक्त टाइम है देश को लीड करने का। अगर हमारी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी या कुछ ना कुछ हमारे चीजें जो हम वर्ल्ड वाइड नहीं दिखाना चाहते, तो आज ऑपोजिशन के हाथ में पावर नहीं है, ऑपोजिशन नहीं चला रही है देश की सरकार चला रही है। और देश की सरकार को, जो देश की जनता ने जिस सरकार को मैंडेट दिया है, लेट देम हैंडल। जब आप एक गाड़ी चलाते हुए ड्राइवर को ड्राइव नहीं करने देंगे, तो बार बार आप उसको तंग करेंगे, तो नेचुरल सी बात है, एक्सीडेंट होगा। तो यू हैव टू सपोर्ट योर लीडर, यू हैव टू। अगर नहीं जवाब दे रहे, तो काश हम इस समय वेट नहीं कर सकते? आज हमारे में पेशेंस की इतनी कमी हो गई कि आज हम लोग अपनी देश की सरकार को ऐसे हार्ड टाइम के अंदर हम कह रहे हैं कि आप बयान क्यों नहीं दे रहे। तो ये चीज बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। वरुण जी, अब आप देख रहे हैं कि लोगों की अपनी अपनी भावनाएं, अपनी अपनी राय है। अभी के सिचुएशंस में भारत को क्या स्टैंड लेना चाहिए, उसको लेकर कांग्रेस का अपना एक स्टैंड है कि क्या करना चाहिए। लेकिन अभी भी आप कह रहे हैं, हमारे पास अभी हमारे साथ गौरव जी हैं, गौरव वत्स ने बताया भी कि हमारे पास अभी भंडार बहुत है। हमारे पास 53,30,000 टन कच्चे तेल का भंडार मौजूद है, करीब 10 दिन तक तो कोई सोचने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही हमारे पास अभी और आ रहा है, 20 हमारे जहाज जो हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हैं और वो धीरे धीरे आ रहे हैं। अभी 26 मार्च को 46 लाख मीट्रिक टन और उधर 27 मार्च को 45 लाख मीट्रिक टन अभी आ रहे हैं। तो ये आ तो रहे हैं, गैस और कच्चा तेल हमारे पास, क्रूड ऑयल आ रहा है, हमें चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास भंडार भी है, अभी सब कुछ है, उर्वरक की बात है वो भी है हमारे पास अभी फिलहाल जून तक के लिए। देखिए, गौरव जी ने जो बात कही, मैं उनकी बात का स्वागत करता हूं, उनको धन्यवाद भी देता हूं। उन्होंने बहुत सारी जानकारी हमें उपलब्ध कराई, दर्शकों को सुनने को मिला काफी चीजें। गौरव जी ने एक बात कही कि ये समय नहीं है सवाल करने का। कोविड के दौरान सवाल न करें, ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल न करें, और इस समय जब मिडिल ईस्ट के संकट पर सवाल न करें, तो विपक्ष करे क्या? विपक्ष सरकार को समर्थन करे। और अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि विपक्ष की क्या जिम्मेदारी, विपक्ष का कोई रोल ही नहीं, विपक्ष तो कुछ है ही नहीं। और आज प्रधानमंत्री जी खड़े होकर कह रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक की आवश्यकता है। ये सर्वदलीय बैठक आपको तब याद आई है जब आपके देश पर पूरी तरह से आप
एलपीजी का संकट देख रहे हैं, जब सरकार को लग रहा है कि अब फंसने के दिन आ रहे, तब उन्हें विपक्ष की याद आई। ये सर्वदलीय बैठक जिसकी बात प्रधानमंत्री जी ने आज की, ये सर्वदलीय बैठक आज के बहुत पहले होनी चाहिए थी। जब मिडिल ईस्ट पर संकट आ रहा था, उस समय सबसे पहले ये बैठक हो जानी चाहिए थी। लेकिन ये बैठक आज प्रधानमंत्री जी इसकी बात कर रहे हैं। बैठक होगी या ना होगी भगवान जाने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, और अभी गौरव जी ने भी कहा कि देश को लीड सरकार कर रही, विपक्ष नहीं कर रहा। क्या विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं है? विपक्ष सरकार को सजग ना करे, विपक्ष सरकार से ये ना कहे कि आपको यहाँ बयान देना चाहिए था, आपने नहीं दिया, आपको यहाँ हस्तक्षेप करना चाहिए था, आपने नहीं किया। हॉर्मुज स्टेट पर जब सरकार को बात करनी चाहिए थी, हम न्यूट्रल क्यों हो रहे? अमेरिका बार बार हमसे ये कह रहा है कि तुम्हारी ये हैसियत नहीं, हम अमेरिका से सवाल ना करें। अमेरिका हमको एप्स्टीन फाइल बताता है, हम सवाल ना करें। अमेरिका कहता है हमने युद्ध रुकवा दिया, हम सवाल ना करें। अमेरिका कहता है हम तुम्हें बताएंगे तुम्हें क्या करना है। अमेरिका तय करेगा कि हमको कितनी सांस लेनी है। इस पर सवाल तो बनता ही है, और विपक्ष का काम है सवाल करना। नहीं तो अमेरिका जो कहता है, क्या भारत वही कर रहा है? वरुण जी, विपक्ष ने कभी ये नहीं कहा। वरुण जी, अमेरिका जो कह रहा है भारत से, वही भारत कर रहा है क्या? कभी किसी का एक स्टेटमेंट बताइए कि कहते कि हम सरकार के साथ नहीं। हम सरकार के साथ हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी भी सरकार की तय होनी चाहिए। हमारे मित्र राष्ट्र कौन से हैं, हमारे दुश्मन राष्ट्र कौन से हैं, इसका पैमाना तय होना चाहिए। ईरान उस समय भी हमारे साथ खड़ा था जब मुस्लिम कंट्री 56 मुस्लिम देश कश्मीर के मुद्दे पर एक साथ थे। ईरान तनहा एक ऐसा देश था जो भारत के साथ खड़ा था, और उसने कश्मीर को भारत का विभिन्न अंग बताया था, अभिन्न अंग बताया था। उस जिस देश के सुप्रीम लीडर की हत्या होती है और हम एक हफ्ते तक शोक संवेदना नहीं व्यक्त कर पाते हैं, तो ये एक अच्छा देश, एक अच्छा मित्र होने की एक जिसके मरने पे छाती पीट रहे हैं, उसने आह्वान दिया था कि कश्मीर के लिए सारे दुनिया के मुसलमानों को मिलकर जिहाद करना चाहिए। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये पिछले 2 साल के अंदर दिए गए बयान। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा ना, आपको सुनना चाहिए पूरी बात। नहीं, वो अभिषेक जी बोल रहे थे, आप बोलिए। अभिषेक जी बोल रहे थे, हाँ आप बोलिए, आप बोलिए। उनको लगा कि आप आपकी बात कर रहे गलत विषय आप किसी व्यक्ति के अभिषेक जी आते हैं आपके पास, आपके पास आते हैं। मैं राजा राम नहीं कहा, मैंने कहा एक मित्र होने के नाते। नहीं ठीक है। अब वरुण जी एक सवाल अब ये भी है ना, आप वरुण जी ईरान को इस पर कोई ऐतराज नहीं है। मेरा सवाल यही है ना, मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूं कि ईरान को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन कांग्रेस को ऑब्जेक्शन हो रहा है। क्या भारत, आपको ये नहीं दिखाई देता कि भारत का प्रधानमंत्री, भारत एक साथ इजराइल भी जाता है और भारत फिलिस्तीन भी जाता है, भारत रूस भी जाता है, भारत यूक्रेन भी जाता है, भारत अमेरिका भी जाता है, भारत रूस भी जाता है, भारत इजराइल भी जाता है, भारत ईरान से भी बात करता है और खाड़ी देशों में भी उसके अच्छे संबंध हैं। क्या ये आपको दिखाई नहीं देता? क्या ये आपको दिखाई नहीं देता कि भारत तो इजराइल और फिलिस्तीन से भी बात करता है और एक साथ जाता है? उन लोगों को कोई ऐतराज नहीं होता, ईरान को कोई ऐतराज नहीं है, ईरान के राष्ट्रपति बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को ऐतराज हो जाता है। नहीं, ईरान को पूरा ऐतराज है। कहां ऐतराज है? कोई एक बयान आप दिखा दीजिए ईरान का, कोई एक बयान आप दिखा दीजिए ईरान का कि ईरान ने कभी ऐतराज जताया हो इस पर। ऐसा ना, टीवी पर तो वही दिखाया जाता है। अरे भैया आप दिखाइए ना, हमारे पास नहीं, आप बताइए कि ईरान ने क्या कहा, आप बता दीजिए ना, आपके पास वो बयान है तो आप बता दीजिए। मैंने ये कहा, मैंने ऐतराज है। आप लगातार ईरान और ईरान कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है ना कि आप कह रहे हैं कि विपक्ष सवाल न उठाए तो क्या करें? विपक्ष को सवाल उठाना चाहिए, लेकिन आप बीच समय में ही उठाने लगते हैं। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा होता है, उसी समय आप सवाल उठा देते हैं। कोविड का दौर चलता है, उस समय आपको एक साथ होकर काम करना चाहिए, तो आप सवाल उठाने लगते हैं। अभिषेक अहलावत जी, अब एक बड़ा सवाल यह भी है कि प्रधानमंत्री का जो बयान आया उसके बाद जरा एक चीज आप जो अपनी बात है वो रखिएगा, लेकिन हम आपसे ये जरा समझना चाहेंगे कि कल जब प्रधानमंत्री लोकसभा में उन्होंने बयान दिया तो बाजार में गिरावट देखने को मिली। हालांकि आज बाजार में ये उछाल देखने को मिली। क्या प्रधानमंत्री के उस बयान से इसको जोड़कर देखा जाए, या फिर इसका असर ट्रंप के उस बयान से कि हम संधि के लिए आगे बढ़ रहे हैं और ईरान ने कह दिया कि नहीं, हम तो आ ही नहीं रहे हैं आपके साथ, आपकी बात, विपक्ष की आपसे जो तैयारी नहीं है बात करने के प्रवक्ता मेरे मित्र कह रहे हैं, मैं इनसे जिक्र करना चाहता हूं कि एक ऑयल क्राइसिस पहले भी हुआ है इतिहास में।
73 में, अक्टूबर 73 में यांकीपुर वॉर हुई थी। गूगल करके सर्च कर लीजिए, मिडिल ईस्ट में ही हुई थी वो। और वो वॉर केवल 20 दिन के लिए चली थी। इस वॉर को चलते हुए 25 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। वो हुई थी केवल 20 दिन। और उस समय कांग्रेस की आज तक के इतिहास की सबसे मजबूत प्रधानमंत्री थी माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी। उसका परिणाम क्या हुआ था, मैं एक बार इनसे चाहूंगा कि एक बार गूगल पे सर्च करके पढ़ लें। हालांकि हमने अपनी आंखों से देखा, हमने अपने बड़ों से सुना है। पेट्रोल बिकना बंद हो गया था पेट्रोल पंप्स पे, केवल केरोसिन मिल रहा था, वो भी सरकारी दुकानों से। और भारत की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि हमने बहुत हाथ जोड़े, हाथ पैर जोड़े ओपेक कंट्रीज के साथ। कि और उस आपकी समय ये ओपेक छोटी कंट्रीज जानकारी युद्ध में नहीं जानकारी थी। है। आज मैं युद्ध बड़े की आदर स्थिति से आपसे 25वां दिन खत्म कहूंगा हो चुका है। कि आप ये जो उस समय 73 की स्थिति तुलना ये आ आज गई 2026 के भारत थी। मैं से ये कर बताना रहे हैं, चाहता हूँ कि उस समय भारत की इमरजेंसी निर्भरता के क्या थी, कारणों उस में समय भारत बहुत की बड़ा आर्थिक कारण स्थिति ये क्या भी थी, था उस कि समय डॉलर भारत के की उस मुकाबले समय की रुपए की क्या सरकार स्थिति थी। इस जो आप अगर क्राइसिस, उस जो दौर ऑयल की क्राइसिस तुलना उस आज समय से कर आया रहे था, हैं तो मैं उसको आपको झेल नहीं बस पाई इतना ही थी। कहूंगा और कि उस आप समय बहुत का बड़े जब ज्ञानी विपक्ष आवाज उठा रहा था तो फिर विपक्ष तो मैं को आपसे चुप सवाल करने नहीं के कर लिए पाऊंगा। उस समय फिर तो मैं इमरजेंसी आपसे लागू कर फिर दी तो गई आपसे थी चर्चा करना ही 1975 व्यर्थ है। में। अगर आप उस समय इमरजेंसी लागू होने 1975 के की बहुत तुलना बड़े भारत के कारणों में उस 2026 समय के का भारत से कर रहे हैं ऑयल तो फिर तो क्राइसिस आपसे था। सवाल और वो करना चाहता केवल 20 दिन का था। ठीक है। और वो इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा आज हो चुका है। हाँ ये सर, 25 आते हैं आपके दिन से पास। आगे गौरव जी निकल कुछ चुका कहना है। चाह रहे थे। गौरव जी, फिर आते हैं अभिषेक जी आपके पास। क्योंकि सर क्योंकि समय का अभाव है। जी गौरव जी। गौरव जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। गौरव जी आप अनम्यूट कर लीजिए। गौरव जी हमें सुन पा रहे हैं? आप अनम्यूट कर लीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। शायद आवाज गौरव जी के पास नहीं जा रही है। अभिषेक जी अपनी बात पूरी कीजिए। लेकिन सर मेरा एक हम लोग जिस चिंता की बात कर रहे हैं, एक तो ये कि जरा ये बताइए कि जो बाजार में उतार चढ़ाव आया उसको हम किस रूप में ले। और एक सर एक चीज और कि इकोनॉमी फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है हमारे, इसकी वजह से कोई बड़ा शॉक अगर इस तरीके से हमें सहन करना पड़े तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं, तैयार रहेंगे? अलग अलग सोर्सेज से तेल और गैस लाने की जो कोशिश हो रही है, ये दावा जो चल रहा है, हम लोग बात जो कर रहे हैं उसमें कि अगर ये बढ़ता है युद्ध का समय तो सर मैं क्या सर जी हाँ गौरव जी बोले। सर धन्यवाद। सर मैं ऑपोजिशन से रिक्वेस्ट करूंगा सर मैं ऑपोजिशन से रिक्वेस्ट करूंगा या सर होस्ट आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अगर हम इस डिबेट को कंस्ट्रक्टिव एफर्ट में लेके जाएंगे तो इट वुड बी यूजफुल फॉर एंटायर इंडिया। सर ये समय लड़ाई का नहीं है। और अगर सर मेरी कांग्रेस से, क्योंकि भाई साहब इतना जिस हिसाब से बात कर रहे हैं तो उस हिसाब से कांग्रेस को आज की डेट में कहां फोकस करना चाहिए। सर एक सेकंड सर, मैं क्या सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि हम वॉल्यूम डाउन कर दें कांग्रेस के स्पीकर की सर, सिर्फ फॉर अ वाइल, सो दैट एक कंस्ट्रक्टिव हम वे से बढ़ सके आगे। सर इस समय ये स्थिति लड़ाई का नहीं है, हम लोगों को आगे कैसे बढ़ना है। बिल्कुल इसीलिए हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं। फोकस करना चाहिए इस मूवमेंट पे, ये फोकस करना चाहिए कि अगर उनको गवर्नमेंट की इतनी खामियां निकालने का शौक है या उन्हें गवर्नमेंट लीड करने का शौक है तो हम कैसे आके इलेक्शन जीते, भारत को जीते और लीड करें। तो जब कोई इलेक्शन जीतता है तो एक आम आदमी, भारत का नागरिक ने जिसको मैंडेट दिया वो सरकार, अगर वहां पे उनको लीड करने का हक नहीं है तो फिर इलेक्शन का भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो अभिषेक जी अपनी बात आप पूरी कीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हमारा बहुत स्ट्रांग है और इसकी वजह से कोई बड़ा शॉक इस तरीके से हमें सहन करना पड़ेगा तो उसके लिए हम तैयार रहेंगे। जरा हम बताइए कि हम अभी पूरी तरह से तैयार हैं, हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है अगर स्थिति इससे भी विकट होती है तो। अभिषेक जी, गौरव जी ने उसे लगभग पूरी तरह क्लियर कर दिया है पॉइंट को। सरकार कुछ भी कहते रहे,
जो हमारा सऊदी अरेबिया से भी पैक्ट है, जिसमें 4 मिलियन मैट्रिक टन रिजर्व ओडिशा में है। मैं जगह भी बता सकता हूं जहां पे है, पर ये थोड़ी ज्यादा इंटेलिजेंस की बातें हो जाती है। हाँ। वहां पे उस कॉन्ट्रैक्ट में जो उसमें बॉटम लाइन है वो ये लिखी हुई है कि दैट इन द केस ऑफ इमरजेंसी भारत पहला राइट रखता है। इमरजेंसी वॉर से बड़ी इमरजेंसी और क्या होती है? जो इस समय क्राइसिस चल रहा है, हाँ। भारत के पास ना केवल 5.3 मिलियन मैट्रिक टन स्वयं का रिजर्व है, जो सऊदी का भी रिजर्व हमारे पास 4 मिलियन मैट्रिक टन है, उसका तो हमने आज तक जिक्र ही नहीं किया। हाँ। और जिस तरीके से मिडिल ईस्ट पूरा का पूरा भारत पे इस समय आश्रित है, अपने दाना पानी के लिए, दवाइयों के लिए, उनके हॉस्पिटल्स हिंदुस्तानी चलाते हैं, उनकी नर्सेज हिंदुस्तानी है। हमारे बिना उनका काम चलना नहीं है। हमारे बिना, हमें ऑयल बेचे बिना यूरोप भूखा मर जाएगा, सिंगापुर भूखा मर जाएगा। ये जो साउथ एशियन स्टार्स हैं, टाइगर्स जो हैं, ये सब भूखे मर जाएंगे। क्योंकि आज की तारीख में सबसे बड़ा रिफाइनरी का जो सेकंड सबसे बड़े रिफाइनर्स हैं वो हम हैं। आज की तारीख में स्थिति यह है कि चाइना बाउंड भी जो शिप्स हैं रशिया के, वो भी आधे रास्ते से मुड़ के भारत में आ जा रहे हैं। भारत की रिफाइनरीज उनको समुद्र के रास्ते में खरीद ले रहे हैं। ठीक है। तो भारत इस समय बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्टेबल जगह पे है। मेरा निवेदन, केवल जो गौरव भाई ने भी किया, मेरा निवेदन विपक्ष से यही है कि इस समय ऐसी स्थिति ना बनाए कि गरीब आदमी मुनाफाखोरों के चंगुल में आके, जैसे कोरोना काल में हुआ था, 20 रुपए की दवाई 20-20 हजार रुपए की बिकी, ऐसी स्थिति देश में ना तैयार पहुंचे। तापस पाल जी, क्या आपको उम्मीद और क्या सजेस्ट करेंगे विपक्ष को इस परिस्थिति में? नहीं, देखिए, जो क्वेश्चन उठाए जा रहे थे कि यहाँ पे शोक क्यों नहीं रखा गया, तो मैं एक चीज बता दूं। खामनेई जो थे वो रिलीजियस सुप्रीम लीडर थे, वहाँ के स्टेटहुड लीडर नहीं थे। जब विमान दुर्घटना में वहाँ के प्रेसिडेंट की मौत हुई थी ईरान के, तो हम लोगों ने 3 दिन का शोक रखा था। लेकिन खामनेई, आप इसको इस तरीके से सिमुलेट कर सकते हैं कि भारत में जैसे शंकराचार्य हैं, तो शंकराचार्य के निधन पे कब जो है ईरान ने अपने झंडे और शोक जाहिर किया वो नहीं मालूम है। क्योंकि ईरान में एक ही व्यक्ति की, मतलब एक ही धर्म की सत्ता है और एक ही धर्म के लोग सबसे ज्यादा हैं, तो इसीलिए वो हेड जैसे दिख रहे हैं, लेकिन वो स्टेटहुड लीडर नहीं थे, वो वहाँ के रिलीजियस सुप्रीम लीडर थे। और डिप्लोमेसी की जब बात कहें तो देखिए, जब हमारा 26/11 हुआ तब ईरान कुछ नहीं बोला था, जब पहलगाम हुआ तब ईरान कुछ नहीं बोला था, जब पुलवामा हुआ तब ईरान कुछ नहीं बोला था। और उसने पाकिस्तान पे जब 71 की युद्ध हो रहा था तो ईरान लॉबिंग कर रहा था इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में, और ईरान ने पूरी मतलब वहां पे गुटबाजी कर ली थी कि वो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में आके लड़ेगी। ठीक है। तो देखिए, आप अगर ईरान को बहुत अच्छा समझ रहे हैं तो समझते रहिए, मुझे नहीं मालूम है। हाँ, जहां तक ईरान के जो शिप है उसको उड़ाया गया, तो वो भारत के उसमें क्षेत्र में नहीं उड़ाया गया था। ठीक है। वो अलग वो आगे बढ़ चुका था। बहुत आगे बढ़ चुका था। इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल वक्त आज इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर अभिषेक अहलावत, आपका शुक्रिया। वत्स साहब, आपका भी, गौरव वत्स हमारे साथ जुड़ने के लिए। वरुण जी, आपका भी शुक्रिया। और तापस पाल साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की आज एक बैठक हुई थी, और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी और स्वास्थ्य एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा वहां पर मौजूद थे। उस बैठक में 2026 जून तक भारत के पास पर्याप्त खाद्य भंडार है, क्योंकि खरीफ की जब बुआई होगी तो उस समय खाद की ज़रूरत होती है। तो इसको लेकर एक बैठक हुई थी और उसमें ये समीक्षा की गई और कहा गया कि जून 2026 तक हमारे पास पर्याप्त खाद है, चिंता की कोई ज़रूरत नहीं, किसानों को भी चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं। भारत सरकार इस पूरे विषय पर ध्यान दे रही है और कोई दिक्कत उन्हें नहीं हो पाएगी, होने देगी भारत सरकार। आज चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।